राज्य में 17% से भी ज्यादा जिनकी आबादी है, हर पार्टी जिनके वोट पर नजर गड़ाए हुए है, जिनके नाम का सहारा लेकर राजनीतिक दल सियासत करते हैं। विधानसभा की 200 में से 34 सीटें इस तबके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। साल 2013 में इन्हीं रिजर्व 34 में से 32 सीटें जीतकर बीजेपी राजस्थान का किंग बनी थी। 2018 में कांग्रेस को इसी तबके के 38% वोटर्स ने वोट किया था, लेकिन चुनाव दर चुनाव इनके सवालों के जवाब अनकहे अनसुने ही रह गए हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के उस दलित मतदाता की जो 2023 में भी 54 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का बड़ा फैक्टर होगा। राज्य का दलित वोटर इस बार किसको चुनकर विधानसभा भेजेगा और चुनाव से पहले क्या हैं दलितों के मुद्दे, आज चुनाव राजस्थान में बात होगी दलित फैक्टर पर। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े समझाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में कुल दलित जनसंख्या कितनी है? 17.8% दलितों की संख्या है राजस्थान की टोटल आबादी में से। अब संभाग के हिसाब से जरा इस जनसंख्या के आंकड़े को देखिए। साल 2000 पूर्वी राजस्थान में 18.5%, मारवाड़ में 17% दलित जनसंख्या, मेवाड़ और हाड़ौती संभाग में 12.2% है दलित जनसंख्या, उत्तर राजस्थान में 21.3% दलित जनसंख्या है। अब साल 2013 और साल 2018 के चुनावों में दलित वोटर्स ने किस पार्टी पर कितना भरोसा जताया ये देखिए। बीजेपी को 32 सीटें मिली 34 में से। 2013 में 47% से भी ज्यादा वोट मिला। कांग्रेस को मिली 0 सीटें, लेकिन 30% तक वोट कांग्रेस का था। 3% वोट बसपा को भी मिला, सीट मिली लेकिन 0। 2018 में क्या हुआ अब इसे देखिए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बसपा इन और अन्य का भी आंकड़ा देखिए। 12 सीटें बीजेपी को मिली, 39.39% वोट मिला। कांग्रेस को मिली 19 सीटें, 41% से ज्यादा वोट मिला। बसपा को 0 सीट मिली, लेकिन करीब 2% वोट बसपा को मिला था। अन्य को 17.6% वोट मिला। ये 34 सीटें हैं वो जो एससी के लिए रिजर्व है, उनका ये आंकड़ा है। अब आपको राजस्थान के मैप के जरिए हम दिखाते हैं कि ये 34 सीटें कौन कौन सी हैं। ये जहां पर आप रेड ब्लिंक होता हुआ देख रहे हैं, ये राजस्थान के ज्योग्राफिकल मैप पे वो विधानसभाएं हैं, वो 34 विधानसभाएं हैं जो कि एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड मानी जाती हैं, जहां पर इसको रिजर्व सीट माना जाता है। 34 ऐसी सीटें हैं। अब आपको कुछ नाम हम लोग पढ़वा देते हैं, कौन सी वो सीटें हैं। ये 34 सीटें जो ब्लिंक कर रही हैं, ये अजमेर उत्तर की सीट है जिसपे अनीता बघेल इस वक्त बीजेपी विधायक हैं। बयाना इसमें शामिल है, कांग्रेस के विधायक अमर सिंह यहां मौजूद हैं। कपासन सीट है जहां अर्जुन लाल जीनगर बीजेपी के विधायक हैं। इन 3 से अलग खंडार सीट है, और खंडार हो अजमेर उत्तर हो, इनसे अलग देखिए मेड़ता है जहां इंदिरा देवी आरएलपी की विधायक हैं। इसके बाद डग है जहां कालूराम बीजेपी के विधायक हैं। ये 34 रिजर्व दलित सीटों की हम लोग बात कर रहे हैं। शाहपुरा सीट जहां कैलाश चंद्र मेघवाल बीजेपी के विधायक हैं। इनके बाद बसेड़ी जहां खिलाड़ी लाल बैरवा कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। बसेड़ी के बाद आप देखिए बगरू है जहां गंगा देवी कांग्रेस की विधायक हैं। 34 वो सीटें जो रिजर्व हैं दलित कोटे के लिए। खाजूवाला गोविंद राम कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इस तरीके से 34 पूरे सीटें हैं। केशोर पाटन जहां चंद्रकांता मेघवाल बीजेपी के विधायक हैं। तो ये इस तरह की 34 सीटें, लंबी सूची है। ये साथ साथ हमारी चर्चा के आपको ग्राफिक्स के जरिए देखने को मिलती रहेगी। पिलानी है जहां जेपी चंदेलिया कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन जालौर है, और ऐसी 34 सीटें हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं साल 2008, 2013 और 18 में इन सीटों पर क्या आंकड़े थे। 2008 को देखिए, 14 सीटें बीजेपी को मिली, 18 मिली कांग्रेस गठबंधन को, बसपा को 0, अन्य को मिली 2। वोट प्रतिशत भी आप इनके नीचे देख सकते हैं, इन 34 सीटों पर कितना वोट मिला। 2013 पे अब आ जाते हैं। 45% वोट मिला कांग्रेस को, 32% बीजेपी को, 12 बसपा, 11 गया अन्य के खाते में। ये 2013 के विधानसभा चुनावों के आंकड़े हैं। अब 2018 पर आ जाते हैं। कांग्रेस को 38% मिला, बीजेपी को 34%, बसपा को मिला 9%, अन्य को आया 19%। तो ये 2018 के आंकड़े हैं। अब आपको हम समझाते हैं कि राजस्थान में पॉपुलेशन के हिसाब से, पूरी जनसंख्या के हिसाब से समझते हैं। 25% से ज्यादा जनसंख्या दलितों की 15 सीटों पर है। 20 से 25 39 सीटों पर, यानी ये वो सीटें हैं जो कि 15 से 20%। 80 सीटों पर दलित जनसंख्या बेहद महत्वपूर्ण। 15 से कम केवल 66, यानी कि 54 सीटें ऐसी हैं जिस पर दलित मतदाता बड़ी संख्या में और बड़े इंपैक्ट के साथ जीत हार का फैसला कर सकता है।
15-25% से ज्यादा वाली और 39 सीटें 20 और 25% वाली। ये 54 ऐसी सीटें। अब इस पर हम लोग बात करेंगे कि दलित फैक्टर क्या है। तमाम पार्टियों के लिए स्वाभाविक है कि वो इनको साधने में लगी हुई हैं। क्या कोशिश हो रही है इनको साधने के लिए, क्या क्या कोशिशें होने लगी हैं, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखेंगे और राजनीतिक विश्लेषक और पोल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तमाम लोगों का मैं पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। अपूर्वा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी, आपका भी स्वागत है। राजीव जैन पोल एक्सपर्ट के नाते से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। आप तीनों लोग का बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, अब तक आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग दलित फैक्टर के ऊपर बात करेंगे और बड़ा महत्वपूर्ण है ये फैक्टर भी। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर रहा हूं। अपूर्वा जी, मेरा सवाल यह है आपसे कि 2013 में आपकी सरकार बनी तो 34 में से 32 सीटें ये रिजर्व में से आपको मिली। 47% वोट इन 34 सीटों पर दलित मतदाताओं ने आपको दिया। 2013 से 18 तक क्या ठोस काम आप लोगों ने दलित जनसंख्या के लिए किए थे, जरा बता दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो दलित है हमारे समाज में, उनका एक विशेष भावनात्मक पक्ष हमेशा से रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो असमानता की भावना से वो लोग उनको देखा गया, उनको समाज में जो है वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमेशा से, आप जानते हैं, एकात्म मानववाद जो है उस फिलॉसफी के ऊपर चलती है और उस फिलॉसफी के ऊपर चलते हुए उनका जितना डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके, उनका मार्जिनलाइजेशन कम हो सके, उनको इकोनॉमिक पैरिटी मिल सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से अथक प्रयास किए हैं और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए आगे भी प्रतिबद्ध है। जहां तक कि दलित उत्थान की बात रही, तो मैं आपको बात बताना चाहूंगी कि जितने भी, देखिए, पहले 65 सालों का आप इतिहास देखिए, दलितों को जो भी सुविधाएं दी गई वो बहुत छाट छाट के दी गई कि साहब इतने लोगों को हम घर देंगे, इतने लोगों को हम इज्जत घर देंगे, इतने लोगों को हम खाता देंगे, इतने लोगों को हम गैस देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए इन सभी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया। एक इकोनॉमिक पैरिटी पर लाने की हमने बात करी और हमने, देखिए, दलित क्या चाहते हैं, दलित अपने लिए एक स्पेशल एडवांटेज नहीं चाहते हैं। दलित ये चाहते हैं कि साहब हमें आप इक्वालिटी के साथ में ट्रीट करें। तो इक्वालिटी के साथ में जो ट्रीटमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी ने इनको जो है वो देना अपनी। मैम, थोड़ा सा फैक्चुअली अगर आप बता दें तो और बेहतर, मैं भी समझ पाऊंगा और हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। कुछ तथ्यों के साथ बता दीजिए, इंटरेस्टिंग कुछ तथ्य जो आप लोगों ने किए हो अपनी सरकार के दौरान 13 से 18 के बीच में। देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो मैं मेरी सरकार के बताऊं उससे पहले मैं आपको कांग्रेस के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर एट्रोसिटीज अगेंस्ट, अगर हम दलित की बात करें, तो जहां 2016 के अंदर यह आंकड़ा 6,329 था, वहीं 2020 में बढ़ के 8,744 हो गया है। यह अपने आप में एक बहुत ही अलार्मिंग डाटा है और मुझे लगता है 2013 से 18 से ज्यादा जो है वो प्रासंगिक अब ये आंकड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि राजस्थान के अंदर जो दलित हैं वो एक बहुत ही डिसाइसिव फैक्टर रखते हैं राजनीति के अंदर और चुनावों के अंदर। मगर आप पिछले विगत 5 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो दलित अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ गए हैं राजस्थान के अंदर कि जिसको कहने के लिए मुझे लगता है कि शब्द भी कम पड़ जाएंगे। आप सोचिए कि जालौर में एक 8 साल का बच्चा, क्या दोष था उसका? सिर्फ इतना सा दोष था कि वो प्यासा था? क्या इतना सा दोष था कि उसने एक मटकी पे हाथ लगा लिया और पानी पी लिया? उसको कितनी बेरहमी से पीटा गया कि वो 23 दिन जो है वो अस्पताल में भर्ती रहा और उसके बाद में उसने अपना दम तोड़ दिया। यहाँ पर राजस्थान में एक विशेष समुदाय के लोग अगर एक्सीडेंट में खत्म हो जाते हैं तो उनको 50 लाख रुपए की सहायता और तत्काल डेयरी प्लस सर्विस का जो है वो आवंटन कर दिया जाता है। मगर दलित बच्चे मर गए, 2 दलित बच्चे मर गए और उनके परिजन जो है वो 7 दिन तक सड़कों पर बैठे रहे। मगर उसके बाद में भी यहाँ की राज्य सरकार, यहाँ की कांग्रेस सरकार उनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ी। ठीक है अपूर्वा जी, हादसा आप याद करिए, अलवर का वो हादसा याद करिए जहाँ पे एक महिला को उसके पति के सामने जो है वो गैंगरेप का विक्टिम बनाया गया और वो महिला आज तक जो है वो न्याय को तरस रही। ठीक है अपूर्वा जी, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं, हालांकि मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं फिर आऊंगा, सवाल छोड़ूंगा नहीं, वही सवाल आपसे पूछूंगा, तैयार कर लीजिए। अब आपने बता दिया है कांग्रेस की कमियां, 13 से 18 में आपने क्या किया, इसका जवाब तैयार रखिएगा। पौरुष भारद्वाज, आपके पास आ रहा हूं। पिछले 4.5 सालों में जहां बीजेपी छोड़ करके गई थी
प्रदेश को और दलितों के पूरे जो दलित बस्तियां हैं या दलित जो पूरा वोटर है, जनसंख्या है, उसके लिए पर्टिकुलरली क्या कुछ काम कांग्रेस सरकार ने किया है? उत्तर दीजिए। और आरोप जो फिर अपूर्वा जी ने लगाए हैं उनका भी उत्तर आपको देना है। देखिए राहुल जी, मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि वो एक देश की आत्मा है। और संविधान जो देश का बना हुआ है वो उसकी पैरेलल जो संविधान की जो मूल भावना है वही कांग्रेस की मूल भावना है। आप देखिए, आपको इस सब चीजों के लिए आपको जो देश जब आजाद हुआ उसके पहले से आपको जाना होगा। जब कांग्रेस जब देश की आजादी के लिए आंदोलन कर रही थी तब से कांग्रेस के ने अपने साथ में उस समय से दलितों को ही नहीं बल्कि सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जो भी जो कम्युनिटीज थी, चाहे वो दलित वर्ग हो ब्राह्मण वर्ग हो, सबको एक जगह की बात आप लोग मुझे समझ नहीं आता, बताने लगते। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है सर, और अपूर्वा जी से मैंने बहुत सिंपल सा पूछा, आपने बीते 4.5 साल में क्या काम किया ये बताइए, बस बात खत्म। देखिए मैं तो आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि देखिए हमारी पार्टी ने जो आज दलित आरक्षण जो है वो हमारी कांग्रेस सरकार की देन है। पंचायती राज संस्थान में चाहे वो नगर पालिकाओं में जो सीटें होती है उसमें जो आरक्षण का प्रावधान है वो कांग्रेस सरकार की देन है। देश के पहले दलित विधि मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि कांग्रेस पार्टी से इतर विचारधारा के राजनीतिक दल से थे, उसके बावजूद दलित सम्मान को बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने देश के पहले विधि मंत्री जो है BR अम्बेडकर वो कांग्रेस ने दिए। देखिए कांग्रेस ने देश के पहले दलित राष्ट्रपति KR नारायणन कांग्रेस ने दिए। देखिए मीरा कुमारी जो थी लोकसभा अध्यक्ष वो कांग्रेस ने दी। और कांग्रेस ने तो तमाम दलितों के ये सब काम 2018 से 2023 तक हुए हैं क्या सर? नहीं देखिए राहुल जी, मैं आपसे इस बात सवाल क्या था? निश्चित तौर पे नहीं सर, लेकिन आपको सवाल की गहराई में जाना होगा ना, सवाल की जड़ में भी तो जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी से आप ये सवाल पूछिए कि इनके यहाँ पे इनके जो RSS संगठन है उसका हमेशा प्रमुख जो होता है वो कोई दलित क्यों नहीं बनता, आज तक आप इनसे पूछिए। कोई महिला इनके प्रमुख क्यों नहीं बनती, आप इनसे इस बात को पूछिए। ये लोग, आपने इनसे सवाल पूछा, मैंने आपको भले ही अपनी पुरानी उपलब्धि बताई लेकिन मैंने मेरी पार्टी की उपलब्धि बताई ना। मैंने इनसे तो आपने सवाल पूछा, ये तो खुद की पार्टी की एक उपलब्धि नहीं बता पाए, तो सारी गाड़ी को घुमा के तो सारे तीर को उठा के कांग्रेस में छोड़ने शुरू कर दिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इनसे पूछे, इनका भूतकाल पूछे कि दलित उत्थान के लिए इनकी पार्टी का क्या इतिहास रहा है और वर्तमान में क्या है और भविष्य के लिए इनसे योजनाएं पूछे कि आप भविष्य में क्या। मैंने पूछा उनसे भी, उन्होंने ही कुछ ऐसा ही आप दोनों लोगों ने कुछ एक जैसा ही जवाब दिया है। लेकिन मैं राजीव जैन आपके पास आ रहा हूं, आप पोल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं आप। सर आपने दोनों पक्षों को सुना, दोनों पार्टी अपना अपना पक्ष रख रही हैं, अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन सवाल मेरा इन दोनों लोगों से यह था कि इनकी सरकार में इन लोगों ने क्या ठोस काम दलित जनसंख्या के लिए किए हैं? आपने देखा है राजस्थान को बदलते हुए, राजस्थान की सियासत को भी देखा है और दलित समाज जो है वो जैसे जैसे उसकी जनरेशंस बदल रही हैं, आपने उस बदलाव को भी देखा है। इस बदलाव की धारा के बीच में सरकारें जब आई हैं तो किस सरकार ने क्या काम किया है, आप अगर बता पाए। देखिए, तो सरकारें तो दोनों की रही, लेकिन जो एक राजस्थान का एक सामंती व्यवस्था थी उसमें दलित उत्पीड़न, दलित अत्याचार एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज भी राजस्थान के कई इलाकों में दलित दूल्हों को घोड़ी पे ही नहीं चढ़ने दिया जाता। तो इन दोनों पार्टियों की सरकारें रही तो उनकी कमजोरियां ये रही। लेकिन राजस्थान में दलित समुदाय अलग अलग उनमें सब कास्ट के रूप में है। जैसे कहीं भरतपुर, धौलपुर, करौली वाली बेल्ट में जाटव समुदाय है, वो दलित तबके में आता है। जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा वाले इलाके में बैरवा कम्युनिटी है, वो दलित समुदाय में है। और जो पश्चिमी राजस्थान और दूसरे इलाके में मेघवाल दलित तबके में है। लेकिन राहुल जी, दुर्भाग्य ये रहा कि दोनों सरकारों ने कोई ठोस काम नहीं किया, ना कोई दलित लीडरशिप, जो मजबूत लीडरशिप, कोई नेतृत्व एक पनपने भी नहीं दिया। दोनों राजनीतिक दलों ने इस चीज के, मैं तो ये समझता हूँ दोनों दलों की एक साजिश होगी ये इसमें कि किसी कोई दलित नेता एक प्रदेश स्तर पे बड़े नेता के रूप में नहीं उभरे। दोनों दलों में ऐसे नेतृत्व का भी अभाव है, दलित नेतृत्व का, जो दलितों की सही तरीके से नुमाइंदगी कर सके। कहने को तो रिजर्व सीट है, वो तो संविधान प्रदत्त है, उसमें दलित तबके का नुमाइंदगी होनी तय है। लेकिन जो स्तर का, जो बड़े स्तर का नेता किसी भी पार्टी ने डेवलप ही नहीं होने दिया। तो दलितों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे सामाजिक स्तर पे उनसे जो भेदभाव किया जाता है, आज भी पूरे राजस्थान में ये आए दिन खबरें आती रहती हैं कि जहाँ दलित दूल्हा घोड़ी पे नहीं बैठ सकता, उसको जो दबंग लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, वो उसको घोड़ी पे तक पे नहीं बैठने देते, उसके यहाँ बैंड बाजे तक नहीं बज सकते। तो इस तरीके की कई घटनाएं सामने आती है। बाकी और अत्याचार तो जो हैं
वो तो ठीक है है। ही, जो अपूर्वा जी ने भी बताए, परोज जी ने भी बताए। जी राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी राजीव सर, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और तीनों पैनलिस्टों के बाद वापस आऊंगा और उसके बाद दो दो सवाल तीनों लोगों से लूंगा ताकि कुछ कंक्लूजन पर हम लोग निकल सकें। फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं राजस्थान में दलित फैक्टर पर। पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधा अपूर्वा जी आपके पास आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं अपूर्वा जी। 2013 का चुनाव हो या 2018 का चुनाव हो, दलित मतदाताओं ने बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया और दिखाते रहे हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि इस बार अब बसपा भी ज्यादा उम्मीदवार उतार रही है, एएसपी मैदान में है, आजाद समाज पार्टी। क्या आप जब दलित वोटर्स के पास जाएंगे, क्या बताएंगे उनको कि क्यों आप पर दोबारा भरोसा किया जाए और क्यों बसपा का हाथ या बसपा का दामन ना थामे, दलित वोटर और भाजपा पर ही अडिग रहें? देखिए राहुल जी, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मैं आपके दो बातों का जवाब दूंगी। एक सवाल आप मेरे पास पहले छोड़ के गए थे और एक सवाल ये है। तो पहले मैं आपको पहले वाले सवाल का जवाब देती हूँ। देखिए, जो हमारी 13 से लेकर 18 तक की जो सरकार थी, उसके अंदर अगर आप विशेष रूप से बात करेंगे जी, तो देखिए, वैसे तो अगर कोई भी स्कीम अगर लागू की जाती है तो वो एक बहुत ही बड़े स्कोप के लिए लागू की जाती है। मगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वंचित वर्ग था वो दलितों का ही वर्ग था। और वंचितों को वांछित बनाने के लिए जो हमने स्टेप्स लिए, उसके अंदर सबसे पहला स्टेप था कि हमने पॉस मशीन्स का जो है एस्टेब्लिशमेंट किया था। क्योंकि जनरली गांव में जब आप जाते थे तो ये देखा जाता था कि जो राशन का डीलर और वो हुआ करता था, वो दलितों को ही सबसे ज्यादा जो है वो दबाया जाता था, क्योंकि एक सोशल स्टिग्मा बैठा हुआ है, एक सोशल मेंटेलिटी बैठी हुई है। तो जो पॉस मशीनों का वहां पे जो लगाया गया माननीय वसुंधरा जी के द्वारा, वो हमने सबसे पहले शुरू किया। दूसरी चीज आप देखिए, हमने प्रत्येक तहसील स्तर पर जो है वो हमने अंबेडकर भवन खोले थे, ताकि उन लोगों के पास में एक विशेष समुदाय का जो है वो एक जगह हो। आप देखिए, आज भी दलितों की ये स्थिति है कि उनके विचारों को मूछे रखने पर जो है वो जलील होना पड़ता है, घोड़ी पर बैठने पर जलील होना पड़ता है, शादी में कहीं चले गए तो जलील होना पड़ता है, बड़े किसी के घर के सामने से निकल गए तो उनको जलील होना पड़ता है। तो उन सब चीजों से उनको आजादी दिलाने के लिए हमने अंबेडकर भवनों की स्थापना की। यही नहीं, उनकी छात्रवृत्तियों का जो मामला है वो बहुत वर्षों से अटका हुआ था, हमने उनको छात्रवृत्ति दिलाने का काम किया। इसके अलावा वसुंधरा राजे जी ने जो है वो 2 लाख तक के SC/ST के जो लोन थे उनको वेव किया, जो भी उन्होंने SC/ST डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन लिए। इसके अलावा आप देखिए, हमने प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक सेकेंडरी स्कूल खोलने की जो है वो योजना बनाई, और उसमें भी पर्टिकुलरली उन पंचायतों को इंगित किया गया जो भी दलित समुदाय विशेष या जहाँ पे बाहुल्य क्षेत्र था दलितों का। ठीक है। तो जी, तो पहले सवाल का पहला सवाल का आपने जवाब दिया और मुझे अच्छा लगा कि आपने जवाब दिया। ये तैयारी और ये फैक्ट्स जो हैं ये आप लोग के पास होने ही चाहिए, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो मतदाता आप लोग को सुन रहा है वो निष्पक्ष रूप से देख सके भाई किस पार्टी ने क्या काम किया है। आपके दावे उसके सामने आने चाहिए। दूसरे सवाल का जवाब अगर आप बहुत जल्दी से दे दें, बसपा की जगह बीजेपी को क्यों चुने दलित मतदाता? देखिए, बसपा की जगह इसलिए चुने क्योंकि आप यूपी का हालात देखिए। बसपा ने हमेशा दलितों के नाम पर राजनीति करी, मगर दलितों के विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 2-4 नारे देकर उन्होंने अपने घर जरूर भर दे, मगर दलितों के घर में समृद्धि कैसे आए, दलितों के घर तक विकास की गंगा कैसे बहे, ये इसके लिए बसपा कभी भी चिंतित नहीं रही। और ये आपने जो आंकड़े मुझे 2008 से लेकर के अभी 2018 तक के दिखाए, आप उसके अंदर भी देखिए, ये आंकड़े ही अपने आप में डिफाइन करते हैं कि राजस्थान की जो दलित समुदाय है, राजस्थान की जो दलित जनसंख्या है, उसने अपना कभी भी भरोसा जो है वो बसपा के साथ नहीं रखा। और जहां तक कि भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मूल परिकल्पना रही है वो एकात्म मानववाद रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास में जो है वो विश्वास रखने वाले लोग हैं। दलितों के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम उठा सकती है। दलितों को जो है वो सम्मान मिले, उनको अधिकार मिले, उनको उनका न्याय मिले। और जो पिछले 5 वर्षों में उनके साथ में जो कुशासन से वो त्रस्त आए और उनके साथ में जो बदसलूकियां हुई हैं, उनको उनका न्याय भी मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उनको दिलाकर रहेगी। ठीक है मैम, क्योंकि आपने आंकड़ों का जिक्र किया इसलिए मैं बता दूं कि लगातार भाजपा और कांग्रेस पर दलित मतदाता भरोसा करता आया है, इसलिए बीएसपी हो या अन्य दल हो, उनकी बात यही है, उनका जो रीजन वो लोग दे रहे हैं वो यही है कि क्योंकि अब तक आप लोगों ने इन पर भरोसा किया, इनकी सरकारें देखी, अब इस बार हम पर जरा भरोसा करके देखिए। तो जब बार बार साथ मिलता है किसी का तो फिर जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ती चली जाती है, जवाबदेही उतनी बढ़ती चली जाती है, और वो जवाबदेही आप दोनों प्रमुख पार्टियों के पास है। पौरुष भारद्वाज, बीएसपी ने कई सीटों पर आपका वोट काटा है, मतलब वोट परसेंटेज जो है उनका कहीं ना कहीं आपके जो मतदाता है उससे वो क्लैश करता है और कहीं ना कहीं आपको बड़ा नुकसान हुआ है। बीजेपी ने तमाम आरोप भी लगा दिए हैं कि किस तरह से चीज़ें, उन्होंने तथ्य पेश किए हैं अभी इस बार अपने, उनके तथ्यों में हालांकि कितनी सच्चाई है इसकी जांच हो सकती है, वो आप लोग भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, मतदाता भी कर सकता है। लेकिन आप जरा बताइए 2018 से 23 के बीच में कौन से बड़े काम आप लोगों ने किए और बसपा की जगह या
नए युवा चेहरे अब आ रहे हैं, आजाद समाज पार्टी की जगह कांग्रेस पर ही क्यों टिका रहे दलित मतदाता? देखिए राहुल जी, मैंने आपसे जो बात कही कि जो हमारे 18 से 23 वाला पीरियड है, निश्चित तौर पे दलितों के लिए उसमें बहुत अच्छे काम हुए हैं। दलितों के लिए, दलितों की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो जहाँ पे दलित बहुल्य इलाके हैं, वहाँ पे हमारे द्वारा अस्पताल खोले गए, वहाँ पे हमारे द्वारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले गए, प्राथमिक विद्यालय खोले गए, उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए, ज्यादातर कन्या महाविद्यालय हमारे द्वारा खोले गए। परंतु देखिए, मैंने आपसे जो बात कही कि दलितों के लिए तो हम लोग पहले बहुत कुछ कर चुके हैं, तो अब तो सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से किया जाना चाहिए ना। भारतीय जनता पार्टी ने तो जो स्कीमें चलाई, हमारे द्वारा चलाई गई स्कीमों को आगे बढ़ा दिया। अभी जैसे इन्होंने डायरेक्ट ट्रांसफर सब्सिडी वाली, सर क्या आपने ये कहा कि आप दलितों के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं? नहीं, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया, हमने देश का पहले करते रहना पड़ेगा, राष्ट्रपति हमने दिया, करते रहना पड़ेगा ना सर। बिल्कुल निश्चित तौर पे जो परिलक्षित होता है 50 लाख रुपए एक बार में निकल जाते हैं, एक डेढ़ी निकल जाती है। अपूर्वा जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। अपूर्वा जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। उत्तर प्रदेश में दलित बेटी का बलात्कार हो जाता है, उसका शव उसके परिजनों को नहीं सौंपा जाता और पेट्रोल और यहाँ अलवर के अंदर आपने क्या किया? 19 वर्षीय महिला का उसके पति के सामने बलात्कार हो गया, आप लोग देखते रह गए। आपके कांग्रेस के नेता ने दलित से जूते चटवाए। अपूर्वा जी सुन लेते हैं उनकी बात, आपने अपनी बात रखी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, उनको अपनी बात रखने देते हैं। कह नहीं सकती, मैं इस लाइन को कह नहीं सकती, मुझे कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है, मुझे कहने में नीचता का सामना करना पड़ रहा है, नीचा देखना पड़ रहा है। आपने दलित के मुंह पे यूरिन किया, आपके विधायक ने उनसे जूते चटवाए। पौरुष जी, किस मुंह से आप यहाँ पे दलितों की पैरवी कर रहे हैं? आपके यहाँ पे दलित अत्याचार, आपने 3 युवकों का सर जो है वो ट्रैक्टर से कुचल दिया, पिकअप से कुचल दिया। दलित यहाँ मरता रहा, जलता रहा, मगर आपको फुर्सत नहीं मिली। आप कौन से दलितों की बात कर रहे हैं? आप दोनों लोगों को मैंने समय दिया अपनी बात रखने के लिए, और पौरुष भारद्वाज आपने भी अपनी बात रखी है। मैं राजीव जैन आपके पास आ रहा हूं, एक वाइंड अप कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं। पौरुष जी बता रहे थे कि दलित बस्तियों के विकास के लिए उनकी पार्टी ने क्या कुछ किया, प्राइमरी शिक्षालय खोले गए, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। दोनों पार्टी अपनी पक्ष रख रही हैं, लेकिन क्योंकि आप विश्लेषक के तौर पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी आप हैं, तो पत्रकार की नजर मुझे लगता है बेहतर बता सकती है कि दलितों के इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विजन में दलित जनसंख्या कहां पर स्टैंड करती है। देखिए, दुर्भाग्य वाली स्थिति है कि दोनों दलों ने दलितों के लिए काफी योजनाएं और ये चीजें अपने संकल्प पत्रों में, अपनी योजनाओं में, नीतियों में शामिल की है। लेकिन जो राजस्थान के दलित की सबसे बड़ी समस्या है, वो समता मूलक समाज चाहता है, वो समानता चाहता है, वो बराबरी का हक चाहता है। जो सवर्ण वर्ग है या जो उच्च लोग हैं, दबंग लोग हैं, वो एक अपना स्थिति को उस रूप में चाहता है कि उसको समान अधिकार, उससे भेदभाव नहीं हो। जो एक समता मूलक समाज की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने अपने दिमाग में रखी थी, उसी बेसिस पे आरक्षण जो दिया और सीटें आरक्षित। तो राजीव जी जस्ट एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। अपूर्वा जी जब अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे खटकी। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अंबेडकर भवन बनाए, और कारण उसका यह बताया कि क्योंकि जब दलित समाज के लोगों की बारात नॉर्मल सड़कों से निकलती थी तो वहां विरोध होता था। तो अंबेडकर भवन बना देने से क्या समानता आ जाएगी, या समानता आएगी समाज के उस विचार को बदलने से? देखिए, बिल्कुल नहीं आएगी। अंबेडकर भवन बना देने से किसी इलाके में तो कोई समानता आएगी नहीं। ये तो एक भेदभाव को एक ज्यादा उत्साह करने वाली बात है। इससे तो आप उनको सीमित कर रहे हैं, उतने दायरे में सीमित कर रहे हैं। जो वहाँ का दबंग तबका है वो ये चाहेगा कि वो अंबेडकर भवन में ही जाए दलित। वो ऐसा क्यों नहीं, सामुदायिक भवन ऐसा क्यों नहीं बना? जी नहीं, ऐसा नहीं है राजीव जी। और कौन से मुद्दे हैं, और कौन? समानता का बड़ा मुद्दा है, समानता का निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा है। और कौन से बड़े मुद्दे 2023 में दलित जनसंख्या के होने वाले हैं? देखिए, दलितों की सबसे बड़ी चीज ये है कि वो ये चाहते हैं कि उनको जो सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन मिला है उसमें उनकी सही भागीदारी हो। उनका बैकलॉग रहता है। मतलब कई उनके आरोप रहते हैं दलित तबके के कि उनके साथ इस तरीके का भेदभाव बढ़ता जाता है कि उनके सीटें नहीं भरी जाती। उनके बैकलॉग अभी तक इतना 50% तक पहुंच गया है। उनके समुदाय को पूरी भागीदारी जो रिजर्वेशन है वो अधूरा छोड़ दिया जाता है। जब प्रमोशन में भी उनके आरक्षण की व्यवस्था है दलितों के, तो उसमें भी उनकी शिकायतें रहती हैं दलित तबके की कि कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव बढ़ता जाता है सरकारी स्तर पर भी। क्योंकि उस भेदभाव के पीछे मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि जो दलित वर्ग का जो नेतृत्व है, इन दोनों राजनीतिक दलों ने ऐसा कोई नेतृत्व पनपने ही नहीं दिया कि जो दलितों की सही आवाज को सरकार में रख सके। बड़ा विषय, बहुत बड़ा विषय। क्या राजीव जी 34 विधायक, 200 में से 34 रिजर्व सीट हैं एससी की, क्या ये 34 विधायक भी अपने आप में इतने पर्याप्त नहीं है कि दलितों के लिए एक आवाज बन सके, एक मजबूत आवाज बन सके?
देखिए, निश्चित तौर पे वो आवाज इसलिए नहीं बन पाते कि राजनीतिक दल अपनी व्यवस्था के हिसाब से उनको टिकट तो दे देते हैं, लेकिन इस तरीके का जो दबंग दलित नेतृत्व होना चाहिए उसको पनपने नहीं देते। मेरा जो आशय है कहने का कि दलितों में भी ऐसे विधायक या ऐसे मंत्री चुन लिए जाते हैं जो कि जो दल होते हैं उनका जो प्रदेश नेतृत्व होता है उसके अधीन काम करने वाले या उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले, जो दलितों की सही तरीके से आवाज रखने वालों को तो जगह भी नहीं दी जाती। ठीक बात है, एक मजबूत नेतृत्व की कमी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अभी भी दलित समाज में है, और जो उनकी बात को मजबूती के साथ रख सके, जो चौक चौराहों पर जो दावे करते हैं बात उठाने की, जब वो विधानसभा में पहुंचे तो वहां भी दम रखें उनकी बात उठाने का, यही अपेक्षा आज के वक्त में दलित समाज कर रहा है। तीनों पैनलिस्ट आप लोग हमारे साथ जुड़े। अपूर्वा जी बहुत शुक्रिया कर रहा हूं आपका, एनडीटीवी राजस्थान पर आप जुड़ी। पौरुष भारद्वाज आपका भी शुक्रिया। राजीव जैन बहुत शुक्रिया, आपने बड़े आसान भाषा में समझाया कि इस वक्त दलितों की मांग क्या है और दलित विजन में कहां स्टैंड करते हैं दोनों प्रमुख पार्टियों के। चुनाव राजस्थान में आज हमने आंकड़ों के जरिए और चर्चा के जरिए समझने का प्रयास किया था दलित फैक्टर को, उनकी मांग क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, किस पर दलितों का भरोसा अब तक कायम रहा है और आगे अब किस पर कायम रहेगा। हर दिन चुनाव राजस्थान में हम लोग इसी तरह के समाज से जुड़े, जमीन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज।